जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी का फाइनल रिजल्ट स्टेट सर्विसेज का 2019 वाला आ चुका है। रिजल्ट आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियली देख सकते हैं। उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई जिन सभी का सिलेक्शन हुआ है, प्लस जिनका होने वाला है, क्योंकि 13% वाली लिस्ट अभी नहीं आई है, 87% वाली लिस्ट आ गई है। ये वीडियो स्पेशली फोकस होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया, चाहे वो इंटरव्यू से बाहर हो गए हों, या मुख्य परीक्षा से ही बाहर हो गए हों, या प्रीलिम से बाहर हो गए हों, या भविष्य में देने का सोच रहे हैं, उसको लेकर के थोड़ी भी सीरियस हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये जो रिजल्ट आया हुआ है, उन विद्यार्थियों को देखने के लिए क्या काम का है, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको देखना चाहिए, गौर करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, चाहे वो इंटरव्यू या मेन से बाहर हुए हों, चाहे देने का मन बना रहे हैं। कुछ विषय वस्तुओं पर मैं चर्चा करूंगा। जो टॉपर्स हैं 2019 के, टॉप 10 जो कैंडिडेट्स आपको दिए गए हैं, उनकी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर नाम दिया है, रोल नंबर दिया हुआ है, प्लस उनके प्राप्तांक दिए हैं, आप देखें, यानी मुख्य परीक्षा में कितने नंबर मिले, इंटरव्यू में कितने नंबर मिले, प्लस फाइनल सिलेक्शन के दौरान उनके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, वो आपको वहां पर दिए हुए हैं। इसको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, और इस संदर्भ में देखना समझना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे फर्स्ट टॉपर है, वो अपने आप में एक मिसाल कायम कर रही हैं। आप देखें, प्रिया पाठक जी हैं, सतना से हैं। काफी मेहनत की उन्होंने, बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने किया और उसको उठाया अपनी मेहनत के बल पर। आप देख पा रहे होंगे, मुख्य परीक्षा में उनके नंबर दिए 944, जबकि इंटरव्यू में दिए हैं आपको 122। टॉप 5 में यदि आप देखेंगे, टॉप 5 ना कि टॉप 10, टॉप 5 में देखें तो सबसे कम मार्क्स इंटरव्यू में आपको मिले हैं। ठीक, एक मार्क्स और ये भी कह सकते हैं आप, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे आप कह पाएंगे कि बोले 102 भी मार्क्स हैं। बट टॉप 5 के बारे में यदि देखा जाए तो बताने का आशय ये है कि देखिए, इंटरव्यू में यदि इतने नंबर मिले हैं, इसका मतलब ही यह जा रहा है कि शायद इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया होगा, या बोर्ड को जैसा भी लगा हो। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने मेंस में इतना नंबर स्कोर किया था कि उन्होंने वो सिलेक्शन लिया, और टॉप रैंक पर सिलेक्शन लिया, फर्स्ट रैंक पर सिलेक्शन लिया। सेम बात यहाँ पर भी लागू होती है। आप जो देखेंगे, इंटरव्यू में नंबर दिया आपको 102 नंबर दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी उनका रिटर्न में स्कोर कितना था, 900। ठीक, वो भी कब की बात हो रही है, पूरे पॉइंट वाइज आपको वहां पर नंबर दिए हुए हैं। तीन चार पॉइंट आपके लिए समझने के, पहला पॉइंट तो ये है कि इंटरव्यू में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए, यदि नंबर कम है, उसके बावजूद सिलेक्शन अच्छे पदों पर होता है। कई बार विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो वो चीज होने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना चाहिए। और भी इनसे कम नंबर वाले भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, बट मुख्य विषय वस्तु यहाँ पर बताने की आपको यह है कि इंटरव्यू यदि थोड़ी बहुत 19-20 हो जाता है, तो उस दौरान परेशान नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 पहला। पॉइंट नंबर 2, जो कि आप देखें, रिटर्न मार्क्स जो मुख्य परीक्षा के हैं वो आपको दिए गए हैं। उसमें आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट स्कोर किए हैं, यदि आप इनका नंबर देखें तो उनके ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट हैं। और सभी के जिनके भी आप देखेंगे तो 852 900 प्लस नंबर आ रहे हैं, आप यदि इसको देखते हैं तो। ठीक, यानी इनके 944 हैं, 876 हैं, 885 हैं, 877 हैं, 876 हैं, 853, 900, यही नंबर है आपको देखने के लिए, 841। ये टॉप 10 में है। यानी लगभग मोटे तौर पर यदि आप देखें, 850 से, 840 से लेकर के 940 के बीच में उन्होंने नंबर लेकर के आए हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। यानी टॉप 10 में यदि आप आना चाहते हैं, जो कि टारगेट होना ही चाहिए, टॉप 10 का ही टारगेट आपका होना चाहिए। यदि आप उसमें आना चाहते हैं, इसका मतलब है कि रिटर्न में आपके मार्क्स कितने, 840 850 के आसपास लगभग ओल्ड पैटर्न हो चाहे नहीं हो, थोड़ी बहुत अंतर आता है, पर रहता हुआ सिनेरियो यही है। यानी कि मुख्य परीक्षा में आपको स्कोर करना ही है। ठीक, अब पहला जो कैंडिडेट होता है वो तो अपने आप में एक एक्सेप्शनल होता है, सच बात तो ये है। पहले कैंडिडेट को ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए रिटर्न के मार्क्स को लेकर के, कई वजह हो सकती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स होती है, मेहनत होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए ना करके, बल्कि बाकी को आप देखें तो लगभग 840 से लेकर 900 के पास तक के आपको फिगर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, तो इन दो कैटेगरी में अपन इनको बांट करके देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही डिटेल में आप मार्क्स देख रहे होंगे, बड़े फिगर दिख रहा होगा।
सबसे पहले यदि हम इनके बारे में बात करें, 944 जिन्होंने स्कोर किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स उनकी देख रही है ये आंसर की में, उनकी मार्कशीट में। पहले चीज को देख लें, पहला पेपर, पेपर 1, 2, 3, ये 300 वाले हैं, टोटल 900। ठीक, 900 नंबर का आपका शुरुआत के 3 पेपर हो गए। चौथे नंबर का पेपर 200 नंबर का है, पांचवा भी 200 मार्क्स का है, छठवें नंबर का जो पेपर आपको दिया होगा ये 100 मार्क्स का दिया होगा। ठीक, इंटरव्यू के मार्क्स 175 टोटल हैं। अब मुख्य परीक्षा में जिन्होंने ये नंबर लेकर के आए हैं, सबसे पहले कैंडिडेट के बारे में यदि आप बात करें तो ये समझने वाली बात है कि 944 उनके जो मार्क्स होंगे उसमें से शुरुआत के जो 3 पेपर होंगे, 1, 2, 3, पेपर 1 में भी, 2 में भी और 3 में एवरेज आप मान के चलिए कि लगभग उन्होंने 200 के आसपास में स्कोर किया होगा, यानी 600 तो होगा ये वाले मार्क्स, 600। जबकि पेपर 4 और 5 में अभी मार्कशीट जारी नहीं हुई है, ये अनुमान से मार्क्स में बता रहा हूं। ठीक, इस बात को समझ लो, मार्कशीट तो 2019 से अभी तक मिली ही नहीं है मैक्सिमम विद्यार्थियों को, जिसके कारण एक बहुत बड़ा संकट होगा। एक अनुमान से बता रहा हूं कि 600 के आसपास स्कोर किया होगा, 650 भी, 550 भी हो सकता है, 560, 570, 580, 600 भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। 900 में से उन्होंने इतने नंबर लेकर के आए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, पॉइंट नंबर 1। बाकी जो नंबर होंगे वो आपके 3 पेपर के होंगे। 3 पेपर कितने के कहलाए आपके? वो कहलाए 500 नंबर के। ये देख पा रहे होंगे आप, 200, 200 और 100। इसका मतलब यह जा रहा है कि लगभग 600 यहां पर और 344, 344 नंबर के आसपास में यहां पर होंगे, कितने में से? 500 में से। बिल्कुल हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तब जाकर के उनका लगभग स्कोर बन रहा है। थोड़ी बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। अब आपको इसमें जो समझने वाली बात है, फर्स्ट टॉपर के संदर्भ में और बाकी टॉपर भी जो 9 टॉपर्स हैं उनको भी देखेंगे। अभी पहले इस संदर्भ में जो आपको समझना चाहिए, गौर करना चाहिए, एवरेज 200 मार्क्स आए हैं, यानी पेपर 1, पेपर 2 में लगभग 200 के आसपास उन्होंने स्कोर किया, तब जाकर के 600 के आसपास टच हो पा रहे हैं, बड़ी बात होती है। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, इसका मतलब है कि आयोग के द्वारा अच्छे नंबर दिए गए हैं, अच्छे मार्किंग की गई है। सभी को कहना चाहिए, बिल्कुल साफ शब्दों में, बढ़िया अच्छा लिखा होगा तो भर भर के नंबर दिए गए हैं। लिखते हैं विद्यार्थी जो अच्छा, उनको अच्छे नंबर मिल भी जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और वो मेहनत से ही आते हैं, अभ्यास से ही आता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और बाकी ईश्वर की जैसे भी कृपा हो जाए। तो ये स्कोर रहा होगा, और लगभग यहाँ पर 500 में से आपके 344 रहा होगा। इस 344 को भी थोड़ा सा डिकोड कर लीजिए। पेपर नंबर का 4th, मेरा मानना यह है कि लगभग लगभग उसमें 130, 140 के आसपास में अंक होंगे, 140 मान लीजिए। पेपर नंबर 5 जो कि हिंदी का होता है, उसमें मान के चलिए कि 160 के आसपास में नंबर होने चाहिए। ये हो सकता है थोड़ी बहुत और आगे पीछे भी हो, 140, 130 के आसपास में हो, ये 160 वाले 170 के आसपास में हो। एक एवरेज मार्क्स को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी किस संदर्भ में? जब आपको इस लिस्ट में आना और यहाँ की रैंकिंग में आना है। यदि आपका सपना ये है कि आप इस रैंक पर आना चाहते हैं, तो आपके भी मार्क्स ऐसे होने चाहिए। तो मार्क्स कैसे क्या हो, किस तरीके के हों, वो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं और कुछ पॉइंट्स बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो निबंध वाला है, निबंध में प्रायः नंबर कम आते हैं, किसी किसी को मिल जाते हैं अच्छे, लेकिन प्रायः नंबर 50% के आसपास में भी आ गए तो बहुत नंबर होते हैं, 50, 52, 55 के आसपास में ये स्थिति वहां पर बनती है साहब जी। अब तो नया स्वरूप आ गया, निबंध प्लस प्रारूप लेखन है, फिर भी पैटर्न चेंज है। जब पूरी एग्जैक्टली नई आंसर की आएगी, नई मार्कशीट आएंगी, तब और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। बट मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि 50 के आसपास में, 50 के आसपास मान लीजिए पेपर नंबर 6 में होगा, तब जाकर के स्कोर आसपास 344 के आसपास में जाएगा। ठीक, थोड़ी बहुत ये ज्यादा हो रहा है तो 600 के आसपास में, इसका मतलब वो होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 344 से 20 नंबर ज्यादा हो रहे होंगे, तो उसका मतलब ये मान के चलिएगा कि 580 आ रहे होंगे वहां पर, ये उसका मीनिंग होगा।
बट बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि स्कोरिंग भी यही है, शुरुआत के पेपर 3, बाकी पेपर्स में भी स्कोर करना पड़ता है, किसी में भी स्कोरिंग आपका डाउन नहीं जाना चाहिए। या आप टॉप रैंक पर आना चाहते हैं, इसका मतलब ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी यहां पर भी अच्छे नंबर आए होंगे और यहां पर भी नंबर काफी अच्छे उन्होंने लेकर के आए होंगे, ये उसका मीनिंग है। तब जाकर के 944 या 950 के आसपास में उनका स्कोर आ रहा है। इंटरव्यू जैसा भी रहा ठीक है, अच्छा स्कोर है इंटरव्यू में, मार्क्स फर्स्ट टॉपर वो बने। आप भी यदि उस रैंक पर आना चाहते हैं, उस लिस्ट में टॉप में ही आना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आपकी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को लेकर के क्या तैयारी हो कि तीनों में मिलाकर के लगभग 550 से लेकर के 600 नंबर स्कोर होने चाहिए। पहले भी विद्यार्थियों ने किए, होते रहे हैं और आगे भी होंगे। आप बस इतना प्रयास करिए कि वो नाम आपका हो, और उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो थे फर्स्ट टॉपर, ठीक है, अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत यहाँ पर लगती है। इस हिसाब से मेरे ख्याल से उनका 950 के आसपास में, ये वाले फिगर के आसपास में टच हो रहा होगा। बाकी अब नॉट टॉपर्स के बारे में भी आप देख लीजिए, उनके मार्क्स क्या रहे होंगे, उससे क्या चीज आपको समझने की जरूरत है, सीखने या बदलाव लाने की जरूरत है, उस चीज को भी फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। लगभग 900 के आसपास में स्कोर आ रहा है बाकी कैंडिडेट्स का भी, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के जो भी कैंडिडेट हैं, 850 से लेकर के 900 के आसपास तक का स्कोर आ रहा है। जस्ट 840 841 के आसपास कुछ है, ठीक है। मोटे तौर पर 850 से 900 आप मान के चलिए, ये उसका मीनिंग है। तो 850 प्लस नंबर, इसका मतलब ये है कि जो पेपर 4, 5, 6 है, जिसमें लगभग स्कोर आ रहा होगा 350 के आसपास, 340, 330, 350 के आसपास समथिंग ये स्कोर आ रहा होगा। और बाकी जो स्कोर आ रहा होगा वो 500 प्लस आ रहा होगा, ठीक, 500 प्लस। अब लगभग लगभग अपन देखेंगे उस चीज को, तब वो जाकर के कहाँ पहुंच जाएगा, 900 पहुंच जाएगा। किसी का 520 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 50 होगा, ठीक है, इस प्रकार से होने वाला है। तो जिसका 550 है प्लस 350 और दो जोड़ दिए, कहाँ पहुंच गए, 900 पर पहुंच गए। क्लियर बात है ये। किसी का लगभग यहां पर 50 नंबर अगर कम हो रहे होंगे, तब इतने जोड़ लिए, यहां आ गए साहब जी, अन्य स्कोर पर आ गए, 850 के आसपास में आ गए। बताने का आशय सारगर्भित रूप में ये है कि थोड़ी बहुत नंबरों में 19-20 का अंतर होगा, पर इसको आप दो सेक्शन में ही देखा करो, पेपर नंबर 4, 5, 6 और पेपर नंबर 1, 2, 3। 1, 2, 3 में समथिंग 500 प्लस स्कोर हो रहा है, पेपर 4, 5, 6 में ये स्कोर हो रहा है, और इतना स्कोर किया जाता है क्योंकि हिंदी का पेपर जो होता है, यानी कि पेपर नंबर 5, अपने आप में काफी स्कोरिंग होता है। 150, 160 नंबर मिलते हैं निश्चित रूप से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख कर आए तो और भी ज्यादा मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस चीज को समझिए। पेपर नंबर 4, वो भी कई बार विद्यार्थी स्कोर करते हैं, पर 130, 140 के आसपास तक पहुंच जाते हैं। यानी यदि किसी ने पेपर नंबर 4 में 140 स्कोर किया, पेपर 5 में 160 स्कोर किया, तो 300 तो उसके वैसे ही हो गए, और निबंध में 50 ले आए, ठीक, तो कितने हो गए आपके, 350 तो यहाँ हो गए। 350 का हिसाब आपको ये मिल गया, बाकी का हिसाब यहाँ पर है क्योंकि 500 प्लस पर है, और ये 500 प्लस किस में आएंगे, इनमें होने चाहिए, 1, 2, 3। अब इस 1, 2, 3 को और डिकोड कर लीजिए, इसको और अच्छे से समझ लीजिए। उल्टे से चलना का प्रयास करेंगे, पेपर नंबर 3, 2, 1 देखते हैं अपन। पेपर नंबर 3 जो कि साइंस टेक वाला बैकग्राउंड का होता है, थोड़ी सा टफ पड़ता है, उसमें कंपैरेटिवली पेपर 1 और पेपर 2 के सापेक्ष नंबर विद्यार्थियों के कम होते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां 300 मार्क्स वाले उस पेपर में लगभग 150 के आसपास, यानी पेपर 3 में कितना, 150 के आसपास में जिसको मिल गया, 150, 160, 170 बहुत स्कोर कहलाता है, सच बात तो ये है। बाकी बचे दो पेपर, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। पेपर 1 में खिंच जाता है स्कोर, 200 हो जाता है, यदि पेपर अच्छा चला गया, अपने मन माफिक चला गया और उस तरह से कॉपियां चेक की गई,
सापेक्ष रहे आपकी स्थितियां, तो यहाँ पर 200 आराम से खींचे जा सकते हैं। कोई एक्सेप्शनल बंदा हो सकता है जो यहाँ पर भी 200 खींच दे, उस बात को मना नहीं कर रहे, परंतु मोटे तौर पर जो होता है वो चीज आपको बता रहे हैं कि वो स्कोरिंग कहाँ होती है। पहली पेपर 1 में होती है 200, पेपर 2 में भी लगभग 200 के आसपास 180 190 के आसपास तक स्कोर खिंच जाता है, और पेपर 3 आपका 150, तब जाकर के ये कितना हो जाता है आपका टोटल 550। थोड़े बहुत 19-20 नंबर कम हो जाएंगे, 20 नंबर इसमें कम हो गए तो 180, इसमें 20 कम हो गए तो 180, इसमें आपके नंबर कुछ कम हो गए तो बोले साहब जी मान के चलिए लगभग 500 के आसपास टच हो जाएगा, 510, 500, 520, 530 इसके आसपास, बट वो फिगर लगभग होता यही है। यानी 500 प्लस यहाँ पर 350 प्लस आपका यहाँ पर स्कोर होना चाहिए। जब आपका ये स्कोर है तब आकर के आप टॉप 10 की लिस्ट में आने वाले हैं। अब इसमें एक चीज आप पॉइंट और मार्क करें, ये वाला सेक्शन, ठीक है। यानी कि आपकी अभी से जो रणनीति होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। पेपर का सिनेरियो ये है, लगभग लगभग आपको अधिकतम स्कोर करना है। क्या रूपरेखा होगी, ये 300 नंबर का पेपर लगभग 200, 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, उससे प्लस भी हो सकता है, बट 180 के नीचे नहीं होना चाहिए आपका स्कोर यदि आप टॉप 10 लिस्ट में आना चाहते हैं। तो इस बात को क्लियर कर लीजिए। वे विद्यार्थी जिनका किन्हीं कारणों से रुक गया, कुछ नंबर कम रहे, अगली बार पुनः देना है, सीरियसली हैं, तैयारी को लेकर के बिल्कुल नए सिरे से प्रिपेयर कर रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ मुख्य परीक्षा के। यानी 180 प्लस कम से कम यहाँ होना चाहिए। सेम बात 180 प्लस वाली बात लगभग यहाँ पर आएगी। पेपर थर्ड ये वाला 150, 160, 170 के आसपास ये चीज आपकी होनी चाहिए, तब आप 500 प्लस जाएंगे। ये होना ही चाहिए। अगर इनमें से कोई एक आध पेपर आपका बिगड़ गया, और यदि ऐसा हो गया कि बोले सर जी 50 नंबर कम हो गए, किसी एक पेपर में भी कम हो गए, 2 पेपर में कम हो गए, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। ठीक है, बोले 50 इसमें भी कम हो गए, 50 इसमें कम हो गए, 50 इसमें कम हो गए, बाहर हो जाते हैं सब, इवन इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आने वाला है। इस बात को भी समझिए। यानी कि आपका टारगेट ये होना चाहिए, और जो नंबर मिलते हैं अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छे गाइडेंस बनेंगे, अच्छे मार्गदर्शन रहेंगे, बढ़िया तरीके से आंसर राइटिंग करोगे, चेक कराओगे तो मिलते हैं नंबर। ठीक है, अब यहाँ के बहुत विद्यार्थियों को मिले हैं, कोई अद्भुत बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बट आपका ये होना चाहिए। जो बाहर होने वाले विद्यार्थी, एक बार उनका ही फिगर मैं आपको बता देता हूँ। 150 के आसपास उनका यहाँ पर होता है, यानी पेपर 1 में स्कोर कितना है, बोले 150। पेपर 2 में भी लगभग 150 के आसपास में आया। ठीक है, सभी कैटेगरीज का अलग अलग है, मैं यहाँ पर स्पेशली जनरल के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये पेपर पता चला साहब जी की बिगड़ ही गया वाली बात है, यानी यहाँ पर 100, 110, 120 के आसपास में आया। कम संभावना होगी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में शामिल होने की, पहली बात तो ये है। एक और चुनौती आ गई है, आपको बता दूं, जो नया पैटर्न है वो पेपर थर्ड है। अभी तक मार्कशीट जारी नहीं की गई है आयोग के द्वारा। यही वजह है कि पेपर थर्ड को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों को अपने नंबर तक नहीं मालूम है कि उनका बाहर होने का प्रमुख कारण क्या है, क्या वाकई पेपर थर्ड है। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि पेपर थर्ड के कारण वो बाहर हुए, स्पेशली क्योंकि उसमें साइंस और टेक वाला जो सेक्शन आ रहा है, और जिस तरह से मैथ्स वगैरह आ रही है, वो काफी हायर हो जाती है। मिनिमम पासिंग मार्क्स होता 40%, 35%, 30% होता है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। 300 का अगर 40% बोले यानी 120 नंबर है। अगर इतने से भी कम हो गए जनरल कैटेगरी के लिए, तो भले ही इसमें 300 में से 250 नंबर क्यों ना हो, इनमें भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, पर कॉपी आपकी पूरी पूरी गड़बड़ हो जाएगी, इसके कारण बाहर हो जाएंगे। इस बात को समझिए, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 40% जनरल कैटेगरी के लिए।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है। जिन विद्यार्थियों का साइंस अच्छा है, साइंस अच्छा किया है, उन्होंने तैयार किया हुआ है, वो यहाँ पर स्कोर कर जाते हैं। साइंस को लेकर के भी, मैथ्स को लेकर के भी, स्टैट्स को लेकर के भी ये अपने आप में एक खास स्कोर जनरेट कर देता है। तो यदि उसकी उपेक्षा की गई तो ये पेपर थर्ड बाहर भी करवा रहा है विद्यार्थियों को। एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, जब मार्कशीट आएंगी और वो शेयर होंगी, विद्यार्थी देखेंगे, तब जाकर के उनको क्लियर होगा, खुद की मार्कशीट देख पाएंगे, तब एनालाइज कर पाएंगे कि बाहर होने की वजह क्या थी। परंतु अभी प्राथमिक तौर पर बहुत सारे विद्यार्थियों को लगा कि पेपर थर्ड के कारण हो रहे हैं। काफी लोगों ने मुझसे डिस्कस भी किया इस विषय वस्तु को लेकर के, बट वो भी हो सकता है, और भी बाकी पेपर 1-2 भी हो सकता है, पेपर 4 भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, परंतु प्राय ही पेपर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर बाकी जो स्कोर है, बोले यहाँ पर भी आ गया सर 110 120 के आसपास। हिंदी में यहाँ अच्छे नंबर होने चाहिए, 150 के आसपास में खींचना चाहिए, और मिलते हैं इतने नंबर, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 150 155 नंबर मिल जाते हैं विद्यार्थियों को, अच्छी मेहनत की, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश वगैरह को लेकर भी, और सही स्ट्रेटजी हो, क्योंकि इंग्लिश में कोई इतना टफेस्ट नहीं आता है, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे पारिभाषिक शब्दावली इत्यादि वगैरह को लेकर के इतना टफ नहीं आता। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर स्कोर किया जा सकता है 140 150 इत्यादि के आसपास में। ये वाला 50 भी टच कर गया ना, बहुत अच्छा गया है आपका पेपर, यानी 50 इसके मार्क्स बेस्ट कहलाते हैं। अभी तक तो ये रहा है स्वरूप, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, तो जो विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं उनकी वजह लगातार नंबरों का कम होना होती है, यानी पेपर 1 में भी कम नंबर, पेपर 2 में भी कम नंबर, पेपर 3 में भी कम नंबर। तो उसका परिणाम अंततः ये होने वाला है कि साहब या तो इंटरव्यू से बाहर, और या फिर मेन से बाहर हो गए। ठीक, इसके अलावा एक और वजह पेपर थर्ड बताई, बाकी सारे पेपर अच्छे गए सर, एक पेपर बिगड़ गया, उसके कारण भी बाहर हो जाते हैं। तो जो बाहर हो रहे हैं कैंडिडेट, उनके भी आप स्कोर देख रहे हैं, जो सेलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, आपने उनका भी स्कोर देखा। अब आ जाते हैं फाइनल विषय वस्तु पर। यदि आप टॉप 10 लिस्ट में आना चाहते तो आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, यानी जो फर्स्ट पेपर है, कंक्लूजन उस बात का यही है कि कम से कम आपको स्कोर 180, बल्कि मैं तो कहूंगा 200 का आप टारगेट रखिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, ओल्ड पैटर्न जो हुआ करता है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी हुआ करता, अब तो वो हट गया है, बट फिर भी टारगेट ये रखिए। ये रिजल्ट 2019 वाला, जिसमें ओल्ड सिलेबस था, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन भी शामिल था साहब। ठीक है, अब जो नया पैटर्न, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन हटा दिया गया है। पेपर फर्स्ट 200 आपका टारगेट होना चाहिए, यदि आप टॉप 10 में आना चाहते हैं, सारी बात का सार तो है। सेकेंड पेपर के बारे में भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी आपके कम से कम 180 टू 200 के आसपास में होना चाहिए। थर्ड पेपर के बारे में बात करें, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो तैयार किया जा सकता है, एक सही तरीके से तैयार करना पड़ता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम की जो डिमांड है, एग्जामिनर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। फिर भी यहाँ पर 160 170 से 180 नंबर तक स्कोर किए जा सकते हैं। यदि कोई इतना स्कोर कर रहा है तो निश्चित रूप से मान के चलो तो 550 से ही प्लस बना देगा नंबर। इनकेस साइंस बैकग्राउंड नहीं है और थोड़ी सा डिस्टर्बेंस हो रहा है और यहाँ पर ले दे करके 150 नंबर भी आपका आ रहा है और यहाँ पर ये स्कोर आपने खींच लिया है, तो भी आपके डीसी बनने, डीएसपी बनने की संभावना बहुत अधिक होती है, खासकर इन पेपर्स को लेकर के। फोर्थ पेपर संभल जाता है, इसको दो हिस्सों में क्यों बांटा ये भी इस बात को जान लो। ये पेपर होते हैं बड़े, इन पेपर में लगता है समय, पेपर 1 2 एंड 3 टाइम टेकिंग होता है, यही वजह है कि फास्ट लिखना पड़ेगा। फास्ट नहीं लिख रहे हैं, बनता कितना ही नॉलेज कितना, पेपर छूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। कई विद्यार्थी 20 नंबर का छोड़ के आते हैं पेपर, कई विद्यार्थी तो ऐसे भी होते बोले सर जी हम तो 70 नंबर का 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, लिखा ही नहीं हमने उसका आंसर, क्योंकि टाइम हो गया था, मैं स्लो लिख रहा था, लिख रही थी, बिगड़ गया। ये भी होता है। टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत जो जाती है वो किन पेपर्स में जाती है, इनमें जाती है, और उसके बिगड़ने की एक वजह यह भी होती है। बोले सर इस पेपर में भी हमारा 50 नंबर का छूटा, इस पेपर में भी 50 नंबर का छूटा, इस पेपर में भी सर 40-50 नंबर का छूटा। एक कारण कि बन नहीं रहा था इसलिए छूटा, साइंस बैकग्राउंड था। दूसरा कारण कि सर
बन तो रहा था पर स्पीड स्लो थी, फास्ट नहीं लिख पा रहे थे, उस कारण छूटा। कोई सा भी कारण हो सकता है, ठीक। फोर्थ पेपर वगैरह में, फिफ्थ पेपर में और सिक्स पेपर में समय इतना कोई कम नहीं पड़ता, आपको बता दें। सिक्स पेपर में समय थोड़ी सा कम पड़ जाता है कई बार, यदि मैनेजमेंट सही ना हो। क्या कहा? जो सिक्स पेपर है, जो कि निबंध वाला होता है, यहां पर हल्का सा समय थोड़ी सा कम पड़ जाता है। रीजन ये होता था पुराने पैटर्न में, जिस समय 3 निबंध लिखने पड़ते थे, ठीक है। अब तो बदलाव आ गया, अब तो 2 निबंध लिखने हैं। होता ये है कि जो पहला निबंध होता है, फर्स्ट वाला, उसको कुछ ज्यादा ही अच्छे से लिखने के चक्कर में, उस प्रयास में समय और ऊर्जा बहुत अधिक चली जाती है वहां पर, खासकर समय चला जाता है। तो यही वजह है कि निबंध नंबर 2, ऐसे नंबर 2 सेकंड जो ऐसे होता है, उसको ऐसे ऊपरी तौर पर लिखाते हैं। और लगभग थर्ड में स्थिति आते आते, यानी 2019 वाले पैटर्न में थर्ड ऐसे लिखते लिखते तो स्थिति, बोले सर क्या बताएं, जीएस वाले क्वेश्चन का आंसर लिख करके आए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, इतने कम शब्दों में, और क्योंकि समय कम बचा था उसके कारण, और ऊपरी तौर पर ही लिखा है। तो यहां से बिगड़ना शुरू हो जाता है उनका पेपर। वो इस बात को आप समझिए। जो छठवें नंबर का पेपर निबंध वाला था, उसकी वजह क्या थी? पहले निबंध को आपने इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया, इतना ज्यादा अच्छे से लिखने का प्रयास किया और स्पीड भी स्लो रखी अपने लिखने की, कि मैनेजमेंट पूरा बिगड़ गया। इसका कारण क्या होता है? मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। इस बात को आप समझिए। तो इसके कारण ये बिगड़ जाता है। फोर्थ और फिफ्थ, ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसके कारण बिगड़ जाता है या इसमें नंबर यहाँ से कम हो जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिनका नहीं हुआ है उनको सुधार करना है। उसमें कहाँ कहाँ सुधार करना है, अपने हिसाब से थोड़ी सा देख लेना, किन सेक्शनों में अपने आप को वीक समझते हो, कमजोर पाते हो, उनको सुधार करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और विचार करना जो जो पॉइंट्स मैंने बताए कि बोले ये निबंध वाला पेपर में नंबर क्यों मिले कम, तो मैक्सिमम का कारण यही निकलेगा। बोले सर पहला वाला निबंध तो हमने बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिखा, परंतु दूसरा और तीसरा बिगाड़ दिया सर, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं बचा था। दूसरा वाला निबंध सर बोले 15 मिनट में लिखा, बोले तीसरा वाला जो निबंध है वो तो सर बिल्कुल 5 ही मिनट में लिख के आए, ऐसी स्थिति हो गई। और पहला वाला भी जो निबंध था, घड़ी देखने के कारण लास्ट मोमेंट पे वो भी बिगड़ गया था। बोले इतने ज्यादा पेज हो रहे, इतने ज्यादा शब्द हो रहे हैं और अभी भी इसको कंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो उसके कारण पहला वाला निबंध भी बिगड़ा। यानी निबंध का पूरा पेपर क्यों बिगड़ रहा? पहला निबंध भी बिगड़ रहा है ज्यादा ही अच्छे से लिखने के कारण, दूसरा निबंध इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि कम बचा हुआ समय, और तीसरा इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि समय अब बहुत ही ज्यादा कम बचा है। ये कारण होता है मैक्सिमम के साथ में। इवन कई मैंने सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट देखे, उनके साथ में भी ये हो जाता है, ठीक है। उसके बावजूद भी एनी हाउ बाकी पेपर उनके अच्छे तो सेलेक्ट हो गए। पेपर फोर्थ और पेपर फिफ्थ जो है आपका, इसमें प्राय टाइम कम नहीं पड़ता, पेपर अच्छे से लिख नहीं पाते 4 और 5 को। खासकर एथिक्स और इंटीग्रिटी को लेकर के, पेपर 4 को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। केस स्टडी को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जो सोचते रहे उसके बारे में, जो समझते रहे वैसा ही लिख कर आए। बोले सर 2 मेंस लिखा है, 3 लिखा है, 4 मेंस लिखा है, उसके बावजूद भी या तो इंटरव्यू से बाहर है। बोले सर इंटरव्यू का लेटर ही नहीं आया। उसकी वजह क्या है? उस पेपर को समझ नहीं पाए हो, उसको आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा, सही मार्गदर्शन में। दूसरी बात, बहुत ज्यादा मार्गदर्शन में भी नहीं रहना, ये भी एक बता दूं, क्योंकि आजकल यूट्यूब और बहुत सारे इस जमाने में व्यक्ति की खुद का जो क्रिएटिविटी होती है, जो व्यक्तिगत क्रिएटिविटी होती है, वो चली जाती है। और उसकी वजह क्या होती है कि सर इनने ये बताया, उनने वो बताया, उनने वो बताया, उनने वो बताया, उनने वो बताया, सबका फॉलो करने के चक्कर में अपने सिर्फ एक ही आदमी का फॉलो नहीं किया, किसका? खुद का। उसके कारण पेपर बिगड़ जाता है, ध्यान रखना। यही वजह है कि पेपर फोर्थ स्कोर नहीं कर पाते हैं साहब जी। पेपर फिफ्थ अपने आप में पूरा टेक्निकल है। हिंदी वाला जो सेक्शन है वो जबरदस्त टेक्निकल है साहब जी। जिनको अगर हिंदी के बेसिक्स आते हैं, संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, ठीक है, शब्द युग्म हो, शब्द भेद हो, जिनको ये चीजें आती हैं उनका पेपर अच्छा जाता है। प्लस उसके साथ साथ उनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश भी ठीक ठाक है, और इसके साथ साथ वो थोड़ी बहुत ये भी दिमाग लगा लेते हैं कि सर पारिभाषिक शब्दावली इत्यादि वगैरह में हिंदी से इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश से हिंदी में लगभग बार बार वही आते हैं जो कि पिछले 10 साल से आ रहे हैं। अगर वो तैयार करके चले गए तो फटाफट सीधे सीधे छाप देंगे। वरना स्थिति आ जाती है कि एक शब्द का मीनिंग नहीं लिख पाते हैं कि सर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे और इस वाले को हिंदी में क्या बोलेंगे, उतने में फंस जाते हैं, बाद में आकर के चेक करते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा तैयार करने के लिए बेसिक बात को भूल जाते हैं। सिंपल सा इतना सा आ जाएगा, आपसे उठा करके कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी एक शब्द आ जाएगा, कहीं सा भी शब्दावली का मीनिंग लिखिए इंग्लिश में या हिंदी में,
कॉशन मनी आ गया, बोले हिंदी में क्या बोलते कॉशन मनी को, अटक गए साहब। ठीक है, तो ये भी एक कारण होती है, तो उसकी वजह आपने समझ ली, इसको सुधारना पड़ेगा आपको। जो जो सेक्शंस बताए गए हैं आपको, इन बातों को समझो, इसके कारण पेपर बिगड़ता है, इसके कारण ही इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाता, या इंटरव्यू से ले दे करके बाहर हो जाते हैं। सारी बातों का सार ये है, सफलता की जो कुंजी है वह मुख्य परीक्षा है, मेंस है। मेंस की कुंजी है अच्छे गाइडेंस में रहना, जो आपको सही तरीका बताए पढ़ने का, लिखने का। दूसरा है कि साहब ज्यादा से ज्यादा आपको राइटिंग वर्क करना चाहिए, लिखना चाहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं तो ये भी समझाता हूँ, ना केवल आंसर राइटिंग, कुछ भी अच्छा लिखना चाहिए आपको, चाहे कविता लिखते हो, चाहे गद्य लिखते हो, पद्य लिखते हो, शेर शायरी इत्यादि जो भी लिखते हो, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ अच्छे वर्ड्स, वोकेबलरीज, ये करना चाहिए, है ना। डायरीज वगैरह बनानी चाहिए, तो ये सब चीजें मैं बताता रहा। तो ये मोटे तौर पर कुछ ऐसी चीजें रही हैं, वजह रही हैं। और इन सब में एक और बड़ी वजह है कि ज्यादातर टाइम पढ़ने को देते हैं, और वो भी बैलेंस बिगाड़ करके। इतिहास भूगोल इतना पढ़ रहे हैं, पॉलिटी इतना पढ़ रहे हैं कि बोले मास्टर है उसमें तो पीएचडी करवा लो, और बाकी जो सेक्शन है सिलेबस के, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे। ठीक, तो उसको पढ़ने में ही इतना मन लग जाता है कि वहां टाइम चला जाएगा, समय और ऊर्जा। यही वजह है कि वो समय और ऊर्जा बाकी सेक्शंस पे नहीं लगा पाते, कि सर पबैड नहीं तैयार कर पाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन नहीं प्रिपेयर कर पाए, आर्कियोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसको नहीं प्रिपेयर कर पाए, एमपी वाला सेक्शन ढंग से नहीं प्रिपेयर कर पाए, कभी ये वाला तैयार करके गए तो कभी ये वाला। इम्बैलेंस की सिचुएशन बन जाती है कभी भी, ये नहीं होना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए उनकी लिखने का। परंतु वही पढ़ने में मन लगता है जिनको लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनको पढ़ने में ठीक ठाक लगता फील होता, बाकी में उतना मन नहीं लगा पाते, या नहीं लगता, या समझ में नहीं आता, या बोझिल होता है, या जो भी वजह हो। उसके कारण क्या होता है, वो जो बैलेंस है, इक्विवेलेंट होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ सेक्शन बहुत ही अच्छे हैं, और कुछ सेक्शन, ये सफलता की कुंजी है कि सारे सेक्शन आपको एवरेज के ऊपर लाने पड़ेंगे। ये नहीं कंपैरेटिवली कि बोले सर इतिहास भूगोल तो हमारे इतने अच्छे हैं कि क्या ही बोले, और बाकी ऐसे कि बिल्कुल डाउन है, नहीं। आप उनको जनरलाइज छोड़ दीजिए और इनको भी उठा करके उस लेवल पर लाइए, या समय और ऊर्जा कुछ ऐसे डालिए कि दोनों का लेवल भले इतना ना हो, पर पूरे सेक्शन, पूरे सिलेबस के लेवल कम से कम इतना तो हो। इन बातों को आप समझिए। यदि इन बातों को समझ पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो आप इसके एक एक पॉइंट को पाएंगे कि साहब कहीं ना कहीं ये वो वजह रही हैं जिनके कारण मुख्य परीक्षा बार बार रुकती है, इंटरव्यू से बार बार विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। तो सारी बातों का कंक्लूजन ये है, सबसे पहले आपको जो सिलेबस वाला सेक्शन है उसको बिल्कुल बैलेंस करना पड़ेगा टाइम को लेकर के। अंधाधुंध नहीं पढ़ें, सिलेबस के सारे सेक्शंस को पढ़ें। इवन मैं सजेस्ट करूंगा जिन विद्यार्थियों ने जिन सेक्शनों को बहुत ही कम पढ़ा है, आप अब उनको ज्यादा पढ़िए। इनको आप पहले बहुत तैयार कर चुके, उनको नहीं भी छुओगे ना, केवल नजर फिरा लोगे तो आप अच्छा लिखाओगे। उनको पढ़ो जिनको आपने ज्यादा फोकस नहीं किया है। अभी 8 जनवरी से मुख्य परीक्षा है, इस बात को ध्यान रखना, 2022 का मेंस है। ठीक, तो सबसे पहले तो टाइम का। दूसरा है आंसर राइटिंग, ये चीज अच्छा लिखने का प्रयास करें, बेहतर लिखने का प्रयास करें, अच्छी शब्दावली बनाएं, सेंटेंस फॉर्मेशन बनाएं। और उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जब भी आप पढ़ते हैं, जो भी पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ो। ठीक, जो भी पढ़ रहे हो उसके पैराग्राफ वाइज, उसके टॉपिक वाइज उसको कंप्रेस करने का प्रयास करो कि साहब इस विषय वस्तु पर हमें किन किन चीजों पर बात करनी है, कैसे उठाएंगे आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन। नहीं तो कई बार स्पेशल फैक्ट के चक्कर में ये होता है कि इंटरव्यू कैसे, या इंट्रो उसका कैसे उठाना है ना, वही गड़बड़ कर देते हैं। तो उसको पढ़ तो पूरा लेते हैं टॉपिक को, और उसको निचोड़ते नहीं है। ठीक, उसको सोचते नहीं है, उसका चिंतन मनन नहीं करते कि साहब क्या पढ़ लिया हमने, क्या समझे। विशेषकर आपको बताऊं, इसी टाइप से थिंकर्स में आप देखेंगे, तब बाकी थिंकर्स तो बहुत तैयार के लिए गांधी जी पे लिखाएंगे, महात्मा बुद्ध पे लिखाएंगे, महावीर स्वामी पर लिखाएंगे। अब लोहिया क्यों नहीं तैयार किया आपने, अरविंद घोष आपने क्यों नहीं तैयार किया, जेपी आप क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं। आपने इनको समय कभी भी कम दिया है इन सेक्शनों को,
इनको आपने हमेशा समय ज्यादा दिया है क्योंकि इनमें मन लगता है आपका, इस बात को आप समझिए। तो इधर मन ना लगाएं, बल्कि सही दिशा में एनर्जी बैलेंस अप्रोच पर लगाएं। जिनको बहुत पढ़ चुके हो, अभी उसको साइड में करके किसको फोकस कर लीजिए, इसको। प्लस पढ़ने के दौरान में कि साहब इसमें कहना क्या चाह रहा है राइटर, बताना क्या जा रहा है, उनकी खास बातें क्या है, विशेषताएं क्या है, सबसे कोर सबसे काम की चीज क्या है। इंट्रो उसका उठाएंगे तो हम क्या उठाएंगे, ये चीज करिए। खासकर उन सेक्शनों को जिनको आपने बहुत कम पढ़ा है, सिलेबस का पैटर्न बदल रहा है, एग्जामिनर अब उन सेक्शनों पर भी पूछ रहा है क्वेश्चन जो पहले नहीं आते थे। ठीक है, बोले साहब जी लोहिया जी के बारे में लिखिए, जेपी जी के बारे में लिखिए, साहब जी उनकी सामाजिक क्रांति के बारे में लिखिए। तो सामाजिक क्रांति जेपी जी की लिखनी है आपको, 7 क्रांतियां बतानी है। कैसी ड्राफ्टिंग होगी आपकी कि आप पूरे के पूरे 7 के 7 बताते, साहब 7 कौन सी, क्योंकि मुख्य परीक्षा में क्या होता है, पता चला 5 ही याद आई, 5 ही लिख पाए। ठीक। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात ये होती है साहब, उनपे से आपको इंट्रो कैसे उठाना है, क्या बताना है आपको। जब पढ़ रहे हो तभी देखो कि साहब जी इन्होंने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र को लेकर, वहां की स्वतंत्रता को लेकर बहुत बात करी हुई है साहब जी, उनके सुधारों को लेकर ध्यान रखना, सर्वोदय आंदोलन को लेकर के बात रखना, अन्य राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के बात कही जेपी जी ने। ठीक। दल विहीन लोकतंत्र वाली बात उन्होंने कही थी, प्लस उसके माध्यम से ही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार, सभी प्रकार के सुधार जब उन्होंने 7 प्रकार के बाद बताए तो उसकी बात कही है। तो सप्त क्रांति की अवधारणा कुछ इस प्रकार से उसको कंप्रेस करने का प्रयास अपन को करना चाहिए, तभी बनेगा, अदरवाइज दिक्कत में आ जाते हैं। तो बैलेंस किसका, टाइम का, मैनेजमेंट किसका, टाइम का बनाइए। उन सेक्शनों को पढ़िए जो पहले आपने नहीं पढ़ा है। आंसर राइटिंग डेफिनेटली करिए, बहुत आंसर राइटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, समय कम बचा है, कम कम कर लीजिए, पर जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी सा लिखिए, पर जरूर लिखिए साहब जी। ठीक है, लिखना तो भरपूर मात्रा में आपको चाहिए, पर अब समय कम है, जो भी आपकी अप्रोच है उस हिसाब से हार नहीं मानना, सीधी बात तो ये है। तीसरा एक और सेक्शन कि एग्जामिनेशन हॉल, वहां पर आपको क्या करना है। एनी हाउ आप बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, अनुशासन नहीं बिगाड़ना चाहिए। अनुशासन का मतलब ये है 3 मार्क्स को 3 मार्क्स की तरह ही लिखना है, जो वर्ड लिमिट कही गई है उतने में ही लिखना है। 50 जो शब्दों वाला है आपको 50 में समेट ही देना है, 45 से 50 में, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, जो 200 का है आपको उसको उतने में ही समेट देना है। यदि ऐसा कुछ किया कि 3 मार्क्स वाला जो कि 10 शब्दों में लिखना था, उसको लिख रहे हैं आप उठा करके 20 शब्दों में, कितना ही अच्छा लिखो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। जो 50 शब्दों में लिखना है आप उसको 60 70 80 शब्दों में लिख रहे हैं, तो ये मान के चलो कि आपका पेपर छूटने वाला है। 200 वर्ड्स वाले जो है वो या तो छूटेंगे, 101% छूटेंगे, और इनकेस जैसे तैसे कवर करने का उसको प्रयास किया भी, अगर मैनेजमेंट बिगाड़ दिया, तो ये मान के चलो कि उनको उथले तौर पर लिख के आओगे, सतही तौर पर लिख के आओगे, तो वहां पर नंबर नहीं मिलेगा। इन बातों को आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। ये कहाँ का डिसिप्लिन है, वहां का। बहुत ही जनरलाइज नहीं लिखना चाहिए, और बहुत ज्यादा संस्कृतनिष्ठ लिखने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा ज्ञानात्मक भी नहीं लिखना, सामान्य अध्ययन का पेपर है, इस बात को समझिएगा। किसी किसी आंसर को तो सिंधु घाटी सभ्यता आ गया, हम पढ़ के गए थे, ऐसा लिखा कि बिल्कुल सिंधु घाटी का चित्र बना डाला वहां पर, कोई जरूरत नहीं थी उस चीज की। स्मार्टनेस से काम करिएगा। ठीक, क्योंकि आपने वहां पर जो समय लगा दिया, वो आपका समय कहीं और कटने वाला है, कोई और क्वेश्चन लेकर के चला जाएगा और आपका फिर पेपर छूटेगा, तो फिर वही बुरी स्थिति में आ जाओगे। कितने पढ़ा हो, कितने नॉलेज हो, गड़बड़ होने वाला है साहब। और जब एक बार आप अनुशासन तोड़ते हैं, तो मान के चलो ये 1 2 3 नंबर के जो पेपर है ना, वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत जाएगी तीनों पेपर में, पेपर छूटेगा। पेपर इसलिए छूट जाएगी साहब जी, हाँ 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का हमसे बन नहीं रहा था, मालूम ही नहीं था कि क्या फैक्ट था उसका, छूट गया, चलता है। ऐसा कभी नहीं छूटना चाहिए जो अपन पढ़ के गए थे, उसके बावजूद भी समय कम पड़ जाने के कारण नहीं लिख पाए। कई विद्यार्थी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखते होते, सर ये मौलिक करता हुए लिखने सर पूरे आते थे, पर टाइम ही नहीं बचा, टाइम अप हो गया, छूट गया। ऐसा ऐसा भी हो जाता है। तो उन लोगों की असफलता की जो वजह होती है, वो ये नहीं होती कि उनको ज्ञान कम है, नॉलेज कम है, या पढ़ते कम है, या मेहनत कम करते हैं। मैनेजमेंट नहीं है, टाइम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, एग्जाम के पैटर्न को लेकर डिसिप्लिन नहीं है,
एग्जामिनेशन हॉल में भी डिसिप्लिन नहीं है, घर पर भी डिसिप्लिन नहीं है। यही वजह है कि उनका वो पेपर रुकता है। तो जैसा कि बिल्कुल बिगिनिंग में कहा, इन पॉइंट्स को आप थोड़ी सा ध्यान रखें। यदि आप इस प्रकार से स्कोर करना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने वो आपको बताए। ये स्कोर आराम से आप कर लेंगे। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा नॉलेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितना आप जानते हैं उससे कम भी आप जानते हो, तब भी आप अपना स्कोर कर सकते हो। बस ये है कि बैलेंस रखना चीज़ों में, संतुलन रखना। किसी एक पेपर बस अकेले में पूरी ऊर्जा नहीं डाल देना, 1 या 2 पेपर में, बाकी को भी बराबर देखना, बाकी को भी प्रिपेयर करना और दिमाग में वो रणनीति रखना जो आपको मैंने बताई, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला। जो गलतियाँ बताई हैं, उन गलतियों को मत दोहराना। निश्चित रूप से पेपर आपका बहुत अच्छे जाने वाला है, ठीक है? मुख्य परीक्षा को लेकर के, आंसर राइटिंग इत्यादि वगैरह को लेकर के भी आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। आपके जो विचार हों इस विषय वस्तु को लेकर के, जो कुछ मैंने बताए, जिन बातों से आप सहमत हों, चाहे जिन बातों से सहमत नहीं भी हों, अच्छी शब्दावली में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, अपना कमेंट बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये जो लिस्ट है, अगली बार जब रिजल्ट आए तो इस लिस्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में आपका नाम अवश्य हो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।